नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम। तो शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाडवण बंदरगाह की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत के तटों का अभूतपूर्व विकास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और जलमार्गों के विकास के लिए करोड़ों रुपए निवेश किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश भी बढ़ा, जिससे युवाओं को नए अवसर मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर वाडवण बंदरगाह पर है, जो इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 76,000 करोड़ रुपए होगी। यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले एक दशक में भारत के समुद्री तट पर विकास ने अभूतपूर्व गति पकड़ी। हमने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है, जलमार्गों का विकास किया। इस दिशा में लाखों करोड़ों रुपयों का निवेश किया गया। प्रधानमंत्री ने 1560 करोड़ रुपयों की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मछुआरों को ट्रांसपोंडर और किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वाडवण बंदरगाह के कारण प्रधानमंत्री मोदी का नाम इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि भारत को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज वाडवण में स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने कहा, इसके बनने के बाद हमारे युवा, महिलाओं और मत्स्य समुदाय को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 में शिरकत की। उन्होंने फिनटेक से जुड़े नवाचारों की एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। फिनटेक के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में देश में पब्लिक डिजिटल इंफ्रा बना है। गांव देहात में लोगों ने तकनीक को अपनाया। इसी वजह से दुनिया का आधा डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अब देश करेंसी से QR कोड तक पहुंच चुका है। भारत का UPI फिनटेक दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक ने वित्तीय क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को जहां बढ़ावा दिया, तो वहीं ऋण सेवाओं को समावेशी बनाया। इस उपलब्धि के बीच प्रधानमंत्री ने साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों पर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से अधिक निवेश हुआ। हमारे फिनटेक स्टार्टअप में 500% वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल की इस ट्रिनिटी ने इको ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी, तो वहीं पूरी दुनिया में भारत का UPI फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं, इसलिए भारत ने AI के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा बनाने का भी आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि वो 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूक्रेन रूस मामले में कहा कि भारत ने हमेशा इस संघर्ष का बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक, समाधान उन्मुख और व्यवहारिक बातचीत की वकालत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में अस्थिरता और उथल-पुथल के कारण भारत की विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि जैसे ये हालात स्थिर होंगे, हम उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे।
नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड की ऑर्गेनिक उत्पाद परिषद के बीच दिल्ली में एमओयू साइन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऑर्गेनिक खेती के फायदे गिनाते हुए देशवासियों से इसे अपनाने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों की शुद्धता के लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और अमूल देश भर में प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। इससे देश के लोगों को विश्वसनीय जैविक उत्पाद मिलेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पत्र लिखकर राज्य में प्रधानमंत्री श्री योजना को लागू करने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई बार आग्रह करने के बावजूद तमिलनाडु ने प्रधानमंत्री श्री स्कूल की स्थापना से जुड़े एमओयू पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए। आईएएस अधिकारी डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार में नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर सोमनाथन 1987 तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने स्पेन के नौसेना जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन फ्रिगेट आईएनएस तबर 25 अगस्त को स्पेन के मलागा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या को लेकर बंगाल में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता में भाजपा के महिला मोर्चा ने बंगाल महिला आयोग तक मार्च निकाला। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को करुणामयी मेट्रो स्टेशन से हिरासत में लिया। भाजपा नेताओं के मुताबिक पार्टी की महिला नेता लौकी चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल को पुलिस ने यहां तक पहुंचने नहीं दिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या में आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बलात्कारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि राज्यपाल ने गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने ममता बनर्जी की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख रही हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें त्यागपत्र लिखना चाहिए। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले पर अस्पताल और स्थानीय प्रशासन को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार की लापरवाही से पूरा देश आक्रोशित है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादास्पद बयान पर जमकर हमला बोला और केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। आरजीकर घटना के विरोध में नबन्ना मार्च निकाल रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर 2 सप्ताह में व्यापक कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार हुकुम सिंह एक प्रतिष्ठित सांसद, प्रसिद्ध न्यायविद, समाज सुधारक और सक्षम प्रशासक थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व दिग्गज नेता चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। चंपई सोरेन ने रांची में वरिष्ठ भाजपा नेताओं शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। चंपई सोरेन ने हाल ही में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी। इसके बाद दिल्ली में चंपई की भाजपा नेतृत्व से मुलाकात हुई और अब अंततः वो पार्टी का हिस्सा बन गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमें भाजपा के रूप में अच्छा साथी मिला है। मैं झारखंड के विकास के लिए, आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करूंगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन ने अपनी पूरी जिंदगी झारखंड की सेवा की है और मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड को सही दिशा में लाने का काम किया। केंद्र सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नया सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 16 जुलाई 2024 की अपनी अधिसूचना के जरिए सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म 6A जारी किया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने चिरांग जिले के काजलगांव महिला परामर्श केंद्र और आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारत और भूटान सीमा पर स्थित शिक्षण संस्थानों का भी जायजा लिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में दूध पानी के दाम बढ़ा दिए, लेकिन प्रीमियम शराब के दाम घटा दिए। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की खस्ता आर्थिक स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहा करते थे कि खाते में खटाखट पैसे आएंगे। खटाखट पैसे तो नहीं आए, लेकिन फटाफट दिवाला जरूर पिट गया। दिल्ली सरकार में नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार के सक्सेना ने 629 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में इन दिनों भेड़ियों का आतंक बना हुआ है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया और 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। मथुरा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास निर्धारित दायरे में आने वाले मीट की 11 दुकानों को पंजीकृत खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने रद्द कर दी। असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। अब सरकार ने नियम बदल दिया और आगे से शुक्रवार को कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ लोक भवन सभागार में फ्लिपकार्ट वेयरहाउस का वर्चुअल उद्घाटन किया। लखनऊ और वाराणसी में फ्लिपकार्ट के नए वेयरहाउस बनाए गए। नक्सलियों के खिलाफ 4 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है। इससे पहले भी एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ छापे मारकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। प्रयागराज में जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसा में जाली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी गई। मदरसे के कार्यवाहक प्राचार्य तफसीर उल अरफीन को पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही उसकी कमेटी की मेंबरशिप भी निरस्त कर दी गई। 1984 सिख विरोधी दंगों का मामला। जगदीश टाइटलर को सिखों की हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। राउस एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ आईपीसी 302, हत्या 147, दंगे 109, अपराध के लिए उकसाने और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। 13 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन स्थानीय शेयर बाजार हर निशान पर बंद। दिन भर की खरीद बिक्री के बाद सेंसेक्स 231 अंकों की बढ़त लेकर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग का रिकॉर्ड बनाते हुए 82,365 अंक के स्तर पर बंद। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। दिन के अंत में 84 अंक उछलकर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 25,235 अंक के स्तर पर निफ्टी बंद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया। नियमों के उल्लंघन के बाद आरबीआई ने यूको बैंक के खिलाफ कार्रवाई की। केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर आरबीआई ने सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 39 शेयर ब्रोकर्स और 7 कमोडिटी ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। यह कार्रवाई रजिस्ट्रेशन की जरूरतों को पूरा न करने वाले ब्रोकर्स पर की गई। विमानन कंपनी विस्तारा अपने ब्रांड के तहत 11 नवंबर को अंतिम उड़ान का परिचालन करेगी। एयर इंडिया 12 नवंबर 2024 से इसका परिचालन संभालेगी। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच संयुक्त उद्यम विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो रहा है। इसके लिए सिंगापुर एयरलाइंस को भारत सरकार से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की मंजूरी मिल गई। इसी महीने 23 अगस्त को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7.02 अरब डॉलर से अधिक बढ़कर 681.68 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड से उच्च स्तर पर पहुंचा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने $185 मिलियन में एक ऑफशोर सपोर्ट वेसल ऑपरेटर में बहुमत हिस्सेदारी खरीदेगा। एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने इस बात की जानकारी दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना डिजिटल परीक्षा कारोबार 230 करोड़ रुपयों में सीएल एजुकेट को बेच दिया। यह कदम एनएसई की गैर मुख्य व्यवसायों से बाहर निकलने की योजना का हिस्सा है। केंद्र ने अक्टूबर से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ चावल खरीद का लक्ष्य 5% बढ़ाकर 485 लाख टन तय किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 6.7% दर्ज की गई। भारत की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से हुआ।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तेजी दर्ज की जा रही है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का तेजी से आगे बढ़ने का दावा जारी। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ने कहा कि उनकी सेना ने रूसी क्षेत्र के 5 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। यूक्रेनी सेना 6 अगस्त को क्षेत्र पर धावा बोला था। तब से लेकर वर्तमान समय में रूसी सेना को यूक्रेनी सैनिकों ने पीछे धकेलना जारी रखा है। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क का एक वीडियो जारी कर क्षेत्र में ग्रेनेड को गिराते हुए दिखाया। रूसी सेना का भी यूक्रेनी क्षेत्रों में हमला जारी। सुमी में रात भर हुए हमलों में एक फैक्ट्री क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई और कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। फैक्ट्री में शिशु आहार, जूस और घरेलू उत्पादों के लिए पैकेजिंग का निर्माण होता था। खार्किव में हुए हमलों में एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए। आवासीय ऊंची इमारतों को निशाना बनाकर किए गए हमले की चपेट में बच्चों के खेल का एक मैदान भी आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से रूसी सैन्य हवाई अड्डों पर लंबी दूरी के हमलों की अनुमति देने का आह्वान किया। इसी बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन की 3 बस्तियों पर नियंत्रण करने का दावा किया। इस बीच यूक्रेन ने मंगोलिया की यात्रा पर आ रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया की यात्रा पर जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। कमला हैरिस कह रही हैं कि यदि वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो उनकी मध्यम वर्गीय लोगों की आर्थिक मजबूती और बढ़ती महंगाई को कम करना प्राथमिकता होगी। कमला हैरिस ने कहा कि रोजमर्रा की चीजों के दाम को कम करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने छोटे बच्चों वाले परिवारों को कर में कटौती करने के लिए अपने वादे को भी दोहराया। राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के पहले प्रमुख टेलीविजन साक्षात्कार में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने राष्ट्रपति बनने पर अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर विस्तार से जानकारी दी। हैरिस ने स्वीकार किया कि अमेरिका में अवैध आप्रवासन एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध रूप से अमेरिका मैक्सिको सीमा पार करेंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो कैबिनेट में विपक्ष को भी जगह दी जाएगी। ऐसा करना अमेरिकी जनता के लिए अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने रिपब्लिकन के किसी नेता का नाम नहीं बताया। कमला हैरिस ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार फ्रैकिंग पर बैन नहीं लगाएगी। दरअसल फ्रैकिंग चट्टानों में दरार पैदा करके तेल और गैस निकालने की तकनीक है, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार क्लीन एनर्जी में निवेश कर रही है, जिसकी वजह से फ्रैकिंग पर बैन लगाए बिना वो पर्यावरण के लिए बेहतर कर सकती है। गाजा हमास संघर्ष पर अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हालांकि इस जंग में कई निर्दोष फिलिस्तीन मारे गए। कमला हैरिस के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो एक बार फिर शीर्ष पद पर निर्वाचित होते हैं तो महिलाओं के लिए IVF पद्धति से गर्भधारण की प्रक्रिया को मुफ्त बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये योजना किस तरह से काम करेगी और इसकी फंडिंग कहां से होगी। ताजा चुनावी सर्वेक्षण में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले बढ़त लेती दिखाई दे रही हैं। सर्वे में हैरिस रिपब्लिकन के ट्रंप से 41 के मुकाबले 45% वोट के साथ आगे हैं। जर्मनी ने शुक्रवार को 28 अफगान नागरिकों को वापस उनके वतन भेज दिया। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद यह पहली बार है जब जर्मनी ने अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान वापस भेजा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नया सवेरा
दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। ढूंढिए भारत के सेक्रेड ग्रोव्स के छिपे हुए अभयारण्यों को, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा सामंजस्य दिखाई देता है। खोजिए इन रहस्यमय वनों को जो भरपूर हैं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक चमत्कारों से, जहां सुरक्षित हैं प्राचीन परंपराएं और पवित्र रीति रिवाज। चलिए हमारे साथ इन पवित्र स्थलों की यात्रा पर। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे निवेश से जुड़े घोटालों के बारे में। अरे वाह, 14% का रिटर्न इतनी जल्दी। मनी सर्कुलेशन स्ट्रीम, चिट फंड और क्रिप्टो का बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स आ रहे हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस में कैसे आप अपने आप को रख सकते हैं सेफ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी एप्लीकेशंस ये बड़ी आसानी से हैक हो सकती हैं। इनके OTPs भी जा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आपको बता दें कि देश की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, यह कहना है जर्मनी के गृह मंत्री का। हालांकि जब उनसे उनके अपराधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी की कि अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन जर्मनी के गृह मंत्री ने इस कदम को देश के लिए सुरक्षा का मुद्दा बताया। जर्मनी ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब हाल ही में तालिबान ने महिलाओं के लिए घर से बाहर अपना चेहरा, शरीर और आवाज छुपाना जैसे मुद्दों पर कानून बनाया। जर्मनी ने यह फैसला सोलिंगन शहर में एक घातक चाकू हमले की घटना के एक हफ्ते बाद लिया। अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल ने कुल 228.7 के साथ तीसरे स्थान पर रहकर इस स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। अवनी लेखरा के पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर जयपुर में उनके घर पर जीत का जश्न देखने को मिला। अवनी लेखरा के पिता ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताई। अवनी के पिता ने उन्हें रामचरितमानस की चौपाई के तौर पर जीत का मंत्र दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल को पदक जीतने पर बधाई दी। पेरिस पैरालंपिक में भारत की प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ T35 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। प्रीति ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में ट्रैक इवेंट में भारत को पहला पदक दिलाया। प्रधानमंत्री ने प्रीति पाल को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रीति की यह सफलता उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। भारतीय पैरालंपिक शूटर मनीष नरवाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने कुल 234.9 अंक हासिल किए।
प्रधानमंत्री ने मनीष नरवाल को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनीष की सटीकता, एकाग्रता और उनके समर्पण ने एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया है। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में इटली के यानिक सिनर की जीत का दौर जारी है। सिनर ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका के मिचेल्सन को हराया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्त्री 2 का जलवा जारी है। 2 सप्ताह में फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 453 करोड़ की शानदार कमाई की है। फिल्म बिन्नी एंड फैमिली का ट्रेलर जारी हो गया है। इस फिल्म के साथ वरुण धवन की भतीजी अंजनी धवन हिंदी सिनेमा में कदम रख रही है। वेब सीरीज मिर्जापुर के बोनस एपिसोड को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। दरअसल बोनस एपिसोड में मुन्ना भैया के किरदार को स्पेस नहीं मिलने से दर्शकों ने नाराजगी जताई। एक्शन थ्रिलर फिल्म किल बहुत जल्द ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को 6 सितंबर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म बैड न्यूज को अब दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर भी देख सकेंगे। हालांकि फिल्म के लिए दर्शकों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। फिल्म अल्फा के स्टार कास्ट ने कश्मीर में फिल्म का शूटिंग शुरू कर दिया है। शर्वरी वाघ ने सेट से तस्वीरें साझा कर इसकी जानकारी दी। विजय सेतुपति अभिनीत फिल्म विदुथलाई पार्ट 2 की रिलीज की तारीख का ऐलान हो गया। फिल्म को 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। और ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले 50 साल पूरे कर चुकी है। गोल्डन जुबली पूरी करने पर फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग शनिवार 31 अगस्त को मुंबई में रखी गई। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।